हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और देखो, आज की इस वीडियो में ना हम इंग्लिश ग्रामर की ABCD पढ़ने वाले हैं। यानी कि जब हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो ये लगा लो कि ये जो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सब है ना, ये इसकी ABCD ही है। ठीक है, अगर आपने सेंटेंस में ये चीजें समझ ली तो आप कोई भी सेंटेंस आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिर आपको उसे कहीं पर भी कैसे भी ट्रांसलेट क्यों ना करना पड़ जाए, चाहे उसको सिंपल में बनाओ, नेगेटिव में बनाओ, इंटरोगेटिव में बनाओ, किसी भी तरह से बनाओ, आपसे जो सेंटेंस है वो ट्रांसलेट हो जाएगा। तो चलिए इनको सीखते हैं। सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब होती है, इनका ना एक ऑर्डर होता है। सेंटेंस में इस्तेमाल करने का इनका एक ऑर्डर है। अब ऐसा नहीं है कि भैया आपने कहीं भी सब्जेक्ट लगा दिया, कहीं भी वर्ब लगा दी, कहीं भी हेल्पिंग वर्ब लगा दी तो सेंटेंस आपका गलत होना ही है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये वाला जो फॉर्मेट है ना, इसमें सेंटेंस को बनाना है। और ये जो फॉर्मेट है ये है आपके सिंपल सेंटेंसेस को बनाने का। ठीक है, जो आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक, तो कैसे करना है, सबसे पहले नंबर पे आपको लिखना है सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे आपको लिखनी है अपनी हेल्पिंग वर्ब, तीसरे नंबर पे जो वर्ब की फॉर्म है वो आएगी, और चौथे नंबर पे जो भी आपका सेंटेंस में ऑब्जेक्ट वगैरह होगा वो आपका ऑब्जेक्ट यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला आई गोइंग, ठीक है, एम देयर। अब ये जो सेंटेंस यहां पर लिखा हुआ है ये गलत है। क्यों है भाई ये सेंटेंस गलत? ये सेंटेंस इसलिए गलत है क्योंकि मैंने इसको सही फॉर्मेट में नहीं लिखा। जैसा कि ये सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला लिखा हुआ है, उस फॉर्मूले के हिसाब से इसको नहीं लिखा। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये गॉन क्या है, ये वर्ब है, ठीक है, एम क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और देयर क्या है, ये आपका अदर वर्ड्स में है। तो अब आप यदि इसको सही करना चाहते हैं तो आपको इस वाले रूल को याद करके इसको लिखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, एम है, आई एम। उसके बाद इसके हिसाब से तो हमें वर्ब लिखनी है, और हमें वर्ब यहां पर पहले लिख रखी थी तो ये आ जाएगा गॉन। ठीक है, उसके बाद यहां पर अदर वर्ड्स यानी कि ऑब्जेक्ट में या फिर अदर वर्ड्स में आपको क्या लिखना है, देयर को लिखना है। ठीक है, ये सिर्फ एक मतलब डेमो की तरह मैंने लिखा है। बाकी अगर ऐसे फॉर्मूला देखोगे तो यहां पर आपका गोइंग आना चाहिए, आई एम गोइंग देयर। ठीक है, तब आपका ही सही रहेगा। ये सिर्फ मैंने एक डेमो की तरह आपको लिख के दे दिया है। तो इस तरह से आपको एक फॉर्मेट में ही सारी चीजों को लिखना पड़ेगा। अब एक बात और याद रखनी है कि सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, ये आपका वर्ब डिसाइड नहीं करेगा, ये आपका सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कौन सी हेल्पिंग वर्ब आने वाली है। ठीक है, उसके बाद ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये डिसाइड करेगी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। अब जैसे यहां पर मैंने गॉन लिखा हुआ था, यदि हम टेंसेस के हिसाब से देखें तो वो गलत था। ठीक है, इसलिए मैंने गलती से नहीं लिखा, वो इसलिए लिखा था। ठीक है, लेकिन अगर हम हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से देखें तो यहां पर क्या आना चाहिए, गोइंग आना चाहिए। तो जैसा कि मैंने यहां पर पहले क्या कर दिया, गोइंग कर दिया। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैंने क्या लिखा हुआ था, गॉन लिखा हुआ था। तो भैया इस हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से ये गलत है यहां पे। ठीक है, यहां पर क्या आना चाहिए, ING वाला यानी कि गोइंग आना चाहिए, यदि हम इसको टेंसेस के हिसाब से कर रहे हैं। पैसिव वॉइस में तो आप जो है गॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आई एम गॉन ऐसा आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इसको भी टेंसेस के हिसाब से देखेंगे। अगर पैसिव वॉइस में यहाँ पे पढ़ाने लगूं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि अभी तो आपको ये चीजें ही नहीं आती है ढंग से। ठीक है, पैसिव वॉइस में सेंटेंस लिख दिया तो वैसे ही आप जो है कंफ्यूज होने वाले हैं इसमें। आगे देखो, आपका जो ये वर्ब है ये किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट पे। यानी कि ये जो वर्ब है ना, ये जो भी काम है ये आपका ऑब्जेक्ट पर होगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो अब हम सेंटेंसेस को बनाने के कुछ रूल्स देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर। किसका, सिंपल सेंटेंस का। कोई सिंपल फॉर्मूला, मतलब आप जैसे बोलते हैं ना सिंपल सेंटेंस बना दो, अफर्मेटिव बना दो, तो ये अफर्मेटिव ही है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नोट लिखना है, बाकी लास्ट में वर्ब और ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, ये होगा आपका नेगेटिव। कुछ बच्चे नोट को सब्जेक्ट के बाद लगा देते हैं, भैया गलत है, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाओ तब आपका सेंटेंस सही बनेगा। ठीक है, यदि हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, फिर आपकी वर्ब की फॉर्म आती है, और लास्ट में जो भी आपका ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स हैं वो आपके आ जाएंगे। आपका सेंटेंस जो है वो बनके रेडी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, वहां पर जो हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देखे थे ना,
इन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कुछ इनके वर्ड्स होते हैं, इनको वर्ड्स से भी आप पहचान सकते हैं कि ये क्या है, ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। ठीक है, देखो जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये जितने भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ये किसके हैं, सब्जेक्ट के हैं। ठीक है, यानी कि आप इनको कहां पर इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इधर ये जितने भी वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट, इन सब को कहां पर इस्तेमाल करते हैं, इन सब को इस्तेमाल हम करते हैं ऑब्जेक्ट में। हाँ, इन दोनों का हिंदी में मीनिंग सेम होता है। ठीक है, आई का मतलब भी मैं है और मी का मतलब भी मैं ही है, इन दोनों का भी मीनिंग सेम है। वी का मतलब भी हम है और अस का मतलब भी हम है, और इसी तरह से ये जितने भी वर्ड्स हैं इनका मीनिंग सेम है और ये जो है इधर इनका भी मीनिंग सेम है। लेकिन हाँ, अगर मैं हिंदी में जो लिखा हुआ है ये यदि सब्जेक्ट में आता है तो आपको आई लगाना है, अगर ये ही मैं आपको जो हिंदी में लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट में आता है तो आपको फिर किसका इस्तेमाल करना है, मी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, यदि ये वाला जो हम है ये सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा तो वी लगाओगे, और अगर ऑब्जेक्ट में देखने को मिलेगा तो आपको अस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका इस्तेमाल करना है, अस का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये तो होता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है काम को करने वाला जो होता है, जो डूअर होता है वही सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट में हमारे किस तरह के वर्ड्स आते हैं, जैसे कि ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सभी के सभी वर्ड्स आपके सब्जेक्ट के अंदर काउंट होते हैं। दूसरी वाली बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, देखो ये जो हेल्पिंग वर्ब है सबसे ज्यादा हमें ये किसके बारे में बताती है, समय के बारे में बताती है कि सेंटेंस में जो काम हुआ है उसका समय क्या है। ठीक है, वो हमें किससे पता चलेगा, हेल्पिंग वर्ब से पता चलेगा। हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट के हिसाब से लगाई जाती है, ये तो आपको पता है। ठीक है, किस तरह के वर्ड्स आएंगे, जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव। ठीक है, इसके अलावा विल, विल बी, विल हैव, डू, डज, डिड, ये सब के सब जो वर्ड्स हैं आपके हेल्पिंग वर्ब में काउंट होते हैं। किस में काउंट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब में काउंट होते हैं। ठीक है, अब इनकी खासियत और है, इनकी खासियत और है कि इनके द्वारा आप जो भी सेंटेंस बनाओगे ना वो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट बात होगी, पक्की बात होगी। उसमें जो भी आप बोलोगे वो हाँ की हाँ होगी और ना की ना होगी। लेकिन अगर उसमें कहीं पर आपको कुछ डाउट दिखता है कि भाई ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो सेंटेंस आपका मॉडल वर्ब की हेल्प से फिर बनता है, क्योंकि वहां पे फिर पॉसिबिलिटी आ जाती है और पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हमें मॉडल वर्ब की हेल्प लेनी पड़ती है। किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, मॉडल वर्ब्स की हमें हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, अब ये जो हमने सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब अभी पढ़े हैं इनका एक कॉम्बिनेशन होता है सेंटेंस में इनको इस्तेमाल करने का, कि भाई इस सब्जेक्ट के हिसाब से ये वाली हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ठीक है, जो कि अभी हमने पहले बताया था ना, सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो देखो जो आपका इज, डज और हैज है, ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है इनको आप इन वाले सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं। किसके साथ, ही, सी और इट के साथ आप इनको इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा आर, डू और हैव, इनको आप ही, सी, इट को छोड़ करके जितने भी आपके सब्जेक्ट बच गए हैं, क्या क्या बच गया, आपका यू बच गया, दे, वी, इस तरह के जो आपके कुछ भी बच गया है सबके साथ आप इनको लगा सकते हैं। बाकी कुछ ऐसे आपकी हेल्पिंग वर्ब हैं जो सभी सब्जेक्ट के साथ लग सकती हैं, जैसे हैड, डिड और विल, ये आपकी सभी सब्जेक्ट के साथ लग जाएंगी। इनको ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हमको तो इसी हेल्पिंग वर्ब को इसी सब्जेक्ट के साथ लगना है, हमको तो वही वाला सब्जेक्ट चाहिए, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, कौन कौन सी है, तीन याद रखनी है, हैड, डिड और विल। बाकी जो ऊपर वाली हैं उनको आपको उनके हिसाब से ही इस्तेमाल करना है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद जो अभी हमने हेल्पिंग वर्ब को देखा है, किसके बारे में बता रही थी, हेल्पिंग वर्ब में समय के बारे में बता रही थी। ठीक है, अब देखो मैंने बोला ही इज वॉचिंग, ही हैज वॉच्ड, ही वाज वॉचिंग, ही हैड वॉच्ड। तो यहां पर ये वाला और ये वाला सेम है दोनों। सो ही तो इन सब में ही है, वैसे इसमें देखो वॉचिंग वॉचिंग दोनों में सेम है, लेकिन यहां पर इज है, यहां पर वाज है। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इधर वाला सबसे ऊपर का, ये किसका है, ये ऊपर वाला जो सेंटेंस है वो आपका प्रेजेंट का है। ये किसका है, प्रेजेंट का है। मुझे कैसे पता लगा प्रेजेंट का है, प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट तो समय है, मतलब ये समय के बारे में कहां से पता चल रहा है, इससे, ये रेड कलर में जो हेल्पिंग वर्ब है ना इससे, क्योंकि इज, एम, आर का इस्तेमाल हम किस में करते हैं, प्रेजेंट में करते हैं। ठीक है, ही हैज वॉच्ड, अब यहां पर देखो हैज लिखा हुआ है, इससे मुझे पता चला ये सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट का है। ही वाज वॉचिंग, यहां पर वाज से मुझे पता चला ये जो सेंटेंस है भैया ये किसका है, पास्ट का है। तो यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी हमें बता रही हैं। ही हैड वॉच्ड, हैड से क्या पता चला, सेंटेंस किसका है, पास्ट का सेंटेंस है।
विल बी वॉच्ड, ही विल बी वॉचिंग, ठीक है। तो ये किसका है, ये फ्यूचर का है, क्योंकि विल का इस्तेमाल हम फ्यूचर में करते हैं। ये विल हैव वाला भी आपका किसका सेंटेंस है, फ्यूचर का जो सेंटेंस है ये विल हैव वाला आपका रहने वाला है। अब यहां पर एक चीज और देखने को मिली होगी, इज के साथ हमने आईएनजी वाला लिखा है, वाज के साथ भी आईएनजी लिखा है, विल बी के साथ भी आईएनजी वाली वर्ब की फॉर्म लिखी है। यानी कि इजमार, वाजवर और विल बी के साथ वर्ब कौन सी लगती है, आईएनजी वाली। यानी कि यहां पर जो ये हेल्पिंग वर्ब है, इनने डिसाइड किया कि इनको वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था। उसके अलावा हैज लिखा हुआ है, हैड लिखा हुआ है और विल हैव, इनके साथ वॉच्ड, वॉच्ड लगा हुआ है, यानी कि थर्ड फॉर्म लगी हुई है। यानी कि हैज, हैव और हैड और विल हैव, इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। तो ये छोटी छोटी सी जानकारी है, छोटे छोटे रूल हैं जो आपको याद होनी चाहिए। अगर आप इनको याद रखोगे तो सेंटेंस आपसे गलत नहीं होगा। अब बारी आती है वर्ब की फॉर्म्स की, ठीक है। जो वर्ब की फॉर्म्स आप पढ़ते हैं ना बच्चे, उनमें बच्चों को तो याद ही नहीं होती है वर्ब की फॉर्म्स, ठीक है। देखो ये वर्ब की फॉर्म्स असलियत में 5 होती हैं, कुछ बच्चों को लगता होगा 3 है, लेकिन आप गलतफहमी में हैं, ये 5 हैं, ठीक है। चौथी और पांचवी भी होती है। यूज कहाँ कहाँ पर होती हैं, जो फर्स्ट फॉर्म है इसको हम मॉडल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और फ्यूचर इंडेफिनिट में इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड फॉर्म को सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को 2 जगह पर, ठीक है। एक तो मॉडल के साथ जब हैव लगेगा, जैसे कि वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, और एक परफेक्ट टेंस में, कोई भी परफेक्ट हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, ठीक है, इनके साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इनकी हेल्पिंग वर्ब के साथ लगती है, ठीक है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, जैसा कि पीछे अभी हमने ही हैज वॉच्ड लिखा था, ठीक है। आपको आ गया याद। आगे देखो, जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है ये बनती है आईएनजी से, किससे, आईएनजी लगती है जब। तो आईएनजी वाली आपने देखी होंगी, इजमार के साथ लगती है, वाजवर के साथ लगती है, विल बी के साथ लगती है, ठीक है। तो एक तो कॉन्टिन्यूअस टेंस, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आईएनजी लगती है, और मॉडल्स के साथ भी लगाते हैं, तो यहां पर भी आप आईएनजी लगाकर सेंटेंस को कॉन्टिन्यूटी में लेकर जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वर्ब की 5वीं फॉर्म की बात होगी तो ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होगी, और सिर्फ ही, सी, इट और किसी भी व्यक्ति के नाम के साथ आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा और कहीं पर भी आपको इसको इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। तो ये छोटी सी बात है जो आपको याद रखनी है। बाकी वर्ब होती क्या है, वर्ब क्या होती है बताओ। वर्ब होती है कोई भी काम आप करते हैं, कोई भी एक्शन आप करते हैं तो उसको किस में काउंट करते हैं, वर्ब में हम काउंट करते हैं, ठीक है। अब ये वाले जो फॉर्मूले हैं ये तो मैंने आपको बता ही दिए सबसे पहले शुरुआत में ही, इनका ही इस्तेमाल करके सेंटेंस बनेगा। और जो भी ये हेल्पिंग वर्ब है, इजम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, विल बी, विल हैव, ये जितनी भी हेल्पिंग वर्ब हैं ये आपको ऐसे इस्तेमाल करनी है, ठीक है। यानी कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो रो है, ये सब प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, ये वाली जो है बीच वाली ये पास्ट की हैं, और ये वाली जो है ये फ्यूचर की हैं, ठीक है। यदि कोई पूछने लगे डू डज कहां पर इस्तेमाल होता है, बोलो प्रेजेंट में होता है। बोले प्रेजेंट में कहां, कौन सी रो में, कॉलम में है, इंडेफिनिट वाले में, यानी कि इंडेफिनिट में इस्तेमाल होता है। कोई पूछे बताओ वाज वर कहां पर इस्तेमाल होता है, पास्ट में इस्तेमाल होता है। पास्ट में तो होता है, कहां होता है, कॉलम देखो कॉन्टिन्यूस वाला है, कॉन्टिन्यूस में इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से आपके टेंसेज भी यहीं से याद हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब देखो कुछ हेल्पिंग वर्ब जो मैंने आपको बताई थी उसका हिंदी मीनिंग यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आपको ये याद कर लेना है। अगर आप इनको याद कर लोगे तो आपको सेंटेंस बनाने में और ज्यादा आसानी हो जाएगी। जो इजम आर है वो किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, जब भी कोई काम लगातार चल रहा है, कोई काम कंटिन्यूटी को दिखा रहा है, तो वहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब इजम आर का इस्तेमाल करना है। हैज हैव कब इस्तेमाल करना है, जब कोई काम खत्म या शुरू हो गया है वहां पर, ठीक है। डू डज का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेज को बनाने के लिए करते हैं। और जब भी आपको इजम मार के बाद बीइंग दिखाई दे तो आंख बंद करके वो पैसिव जो है आपको बना देना है, क्योंकि वो पैसिव का ही है और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। क्योंकि कोई भी पैसिव वॉइस हो वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी। हैज हैव के साथ यदि बिन है तो वो भी आपका पैसिव वॉइस के अंदर ही आएगा। किसके अंदर आएगा, पैसिव वॉइस के अंदर आपका आने वाला है। इसी तरह से कुछ पास्ट की हेल्पिंग वर्ब हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। इनमें क्या क्या है, वाजवर है, हैड है, डिड है, और फिर वाजवर के साथ बीइंग है और हैड के साथ बिन है, ठीक है। यदि आप इनको भी याद कर लोगे तो समझ लो कि आपने जो ये वीडियो है ना, अगर इस वीडियो को भी अच्छे समझ के इंप्लीमेंट कर दिया तो एक बहुत सारा एरिया मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है। टेंसेज को भी कवर कर दिया है, सेंटेंस कैसे बनेगा ये भी कवर कर दिया है, हेल्पिंग वर्ब को कैसे इस्तेमाल करना है, कहां पर क्या मीनिंग होगा, ये चीजें भी आपको यहाँ पर देखने को मिल गई हैं, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब हैं, विल बी, विल हैव और विल हैव बीन यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसमें से विल का इस्तेमाल हम करेंगे कि कोई व्यक्ति किसी काम को करेगा फ्यूचर में, वो स्कूल जाएगा, वो नहाएगा, वो खाएगा, वो सोएगा, ऐसे।
विल बी का इस्तेमाल करेंगे कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा होगा, आने वाले समय में कर रहा होगा, वो खेल रहा होगा, पढ़ रहा होगा, सो रहा होगा, इस तरह से। विल हैव का कोई व्यक्ति किसी काम को कर चुका होगा, और इसी तरह से विल हैव बीन का कोई व्यक्ति किसी काम को किसी समय से कर रहा होगा। अब आपका एक लास्ट बचता है जो है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट वो है जिस पर हम काम करते हैं। जैसे मैंने बोला मैंने राहुल को पीटा। मैंने क्या किया भैया? मैंने राहुल को पीटा। तो मैंने पीटने का काम किया किस पे है? ये इस पे किया है, राहुल पे। तो राहुल क्या है? ऑब्जेक्ट है। यानी कि जो हमारे एक्शन को रिसीव करे वो ही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। चलो बच्चों को ऐसे समझ में नहीं आएगा, एक फॉर्मूला बता रहा हूं, याद रखना है। क्या, किसको, या फिर इंग्लिश में यदि हम बोले तो व्हाट या फिर whom। ये जो सवाल है ना आपको किससे करना है? ये वाला सवाल आपको वर्ब से करना है। जैसे कि पीटा यहां पर वर्ब है। क्या पीटा? राहुल को पीटा। किसको पीटा? राहुल को पीटा। एक का भी जवाब आ गया और जो जवाब आएगा वही आपका क्या है? वही आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं पानी पी रहा हूं। मैंने क्या बोला कि मैं पानी पी रहा हूं, ठीक है। अब काम क्या कर रहा हूं? पीने का काम कर रहा हूं, ठीक है। क्या पी रहा हूं? पानी पी रहा हूं। जवाब आ गया ना, पानी। तो क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। किसको पी रहा हूं? पानी को पी रहा हूं, ऑब्जेक्ट है। लेकिन एक बात और आपको याद रखनी है, यदि मैं बोलूं कि मैं स्कूल जा रहा हूं, ठीक है। मैं कहा क्या कर रहा हूं? स्कूल जा रहा हूं। तो यहां पर जाने का काम है। क्या जा रहा हूं? जवाब नहीं आ रहा। किसको जा रहा हूं? जवाब नहीं आ रहा। जवाब किसका आएगा? कहां का। क्या का जवाब नहीं है, किसको का जवाब नहीं है, जवाब है कहां का, ठीक है। कहां जा रहा हूं? स्कूल जा रहा हूं। तब तो जवाब दे सकते हो। क्या का और किसको का तो कोई जवाब ही नहीं है। तो मतलब इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट आपका नहीं है। इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। बाकी अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अल्फा स्पोकन इंग्लिश हमारा जो ऐप है, और आप इस नंबर पर भी इंक्वायरी ले सकते हैं 8920808078, ठीक है। व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करके बोलना है कि सर हमें कोर्स चाहिए, या फिर जो ऐप का लिंक है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।